कोयला घोटाला मामले में हर दिन 2 से 3 करोड़ की काली कमाई छत्तीसगढ़ में होती थी, लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद से इस कमाई पर ताला लग गया है। यही वजह है कि ईडी की छापेमारी से सबसे ज्यादा नाराज प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल हुए और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और वो बात कह डाली जो घोटाले में पकड़े जाने या घोटाले के उजागर होने के बाद कोई विपक्षी पार्टी कहती है। ईडी ने इस मामले में आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, जबकि रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी लापता हैं। ईडी ने समीर बिश्नोई के साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कोल स्कैम को लेकर हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के साथ इंद्रमणि ग्रुप के लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। ईडी ने बताया कि रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू और घोटाले के सरगना सूर्यकांत तिवारी लापता हैं। ईडी का ये कहना है कि तलाशी और जांच के दौरान लक्ष्मीकांत तिवारी के पास से 1.5 करोड़ की नकदी बरामद हुई और उसने स्वीकार किया कि वह रोजाना वसूली से 1 से 2 करोड़ रुपए का कारोबार करता था। इस रैकेट में कोयले के बड़े कारोबारी सुनील कुमार अग्रवाल सूर्यकांत तिवारी का बिजनेस पार्टनर है। समीर बिश्नोई और उसकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और करीब 4 किलो सोने के आभूषण पाए गए। ईडी के मुताबिक आरोपी एक घोटाले का हिस्सा है जिसमें कथित तौर पर 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही थी। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध वसूली का इस्तेमाल बेनामी संपत्ति में निवेश करने, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने और रिश्वत देने के लिए राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी ओर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी ने आयकर विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। एजेंसी ने पूरे मामले में अपनी तलाशी में 4 से 5 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, सोने के आभूषण और करीब 2 करोड़ रुपए के मूल्य के अन्य कीमती सामान जब्त किए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसी का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने पूछा कि एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान की गई वसूली के ब्यौरे का खुलासा क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को मतदाता वोट डालेंगे और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसकी राजनीतिक किस्मत को 7वें आसमान पर पहुंचाया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक प्रतिष्ठित न्यूज और सर्वे एजेंसी के ओपिनियन पोल का परिणाम भी सामने आ गया और इसके हिसाब से राज्य में सत्ताधारी भाजपा जबरदस्त वापसी करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा न सिर्फ दशकों से चले आ रहे ट्रेंड को बदलने जा रही है, बल्कि बड़े अंतर से सत्ता में वापसी कर ये दिखाने भी जा रही है कि मोदी और शाह के युग में भाजपा लगभग अजेय हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के काम को भी जनता ने इस सर्वे में खूब सराहा। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 38 से 46 सीटें आ सकती हैं, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के खाते में 20 से 28 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं फर्जी माहौल बनाने की कोशिशों में लगी आम आदमी पार्टी का गुजरात की तरह हिमाचल में भी खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। ओपिनियन पोल में बमुश्किल उसके खाते में केवल 1 सीट जाती दिख रही है। ये सर्वे 14 अक्टूबर को किए गए ओपिनियन पोल का परिणाम है। इसके मुताबिक इस बार के नतीजों से हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन में करीब 37 सालों का ट्रेंड बदल सकता है और बीजेपी की शानदार वापसी हो सकती है। राज्य में 1985 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही पार्टी की सत्ता में लगातार दोबारा वापसी हुई हो। गौरतलब है कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। उसे प्रदेश विधानसभा की कुल 68 में से 44 सीटें मिली थी और इस बार भी कमोबेश उसकी सीटें पिछली बार की संख्या के आसपास रहने का आसार दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी यह स्थिति बनती दिख रही है। पिछली दफा उसे 21 सीटें मिली थी। इस बार भी उसके विधायकों की संख्या पिछली बार के नंबर्स के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। पोल के मुताबिक बीजेपी को इन चुनावों में 46% वोट मिलने का अनुमान है। उसके पास सबसे ज्यादा वोट शेयर जा रहा है। कांग्रेस के पास 35.2% वोट जा सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भले ही पंजाब में बम्पर सीटें हासिल करके सरकार बना ली हो और केजरीवाल ये भी मान रहे थे कि पंजाब का असर पड़ोसी राज्य हिमाचल तक तो जरूर पहुंचेगा, लेकिन हिमाचल में उनका असर इस सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा। जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने हिमाचल के ताबड़तोड़ दौरे भी किए और पोल के मुताबिक आपको महज 6.3% वोट ही मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 12.5% वोट जा सकते हैं। पोल के अनुसार अगर कहीं से भी ऐसा हुआ
कि बहुमत तक कोई दल नहीं पहुंच सका तो निर्दलीय भी सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इनके खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे अधिक शोर अभी तक केरल में ही दिखाई दिया है। राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र वायनाड भी केरल में ही आता है, इसलिए उन्होंने केरल में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर मेहनत की। कांग्रेस की छवि बेहतर बनाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि मानते नहीं। उन्होंने तो जैसे भद पिटवाने की शपथ ही ले रखी हो। ताजा मामले में एक महिला ने केरल के कांग्रेस विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ये मामला मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल केरल के पेरम्बवूर की एक महिला ने कांग्रेस विधायक एल्दोस कुन्नापिल्ली पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। पीड़िता का ये कहना है कि विधायक ने मामले को रफा दफा करने के लिए 30 लाख रुपए की भी पेशकश की। महिला ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में मीडिया से बात की और इस दौरान कांग्रेस विधायक का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाया, जिसमें विधायक महिला के बारे में बोल रहे हैं। महिला ने बताया कि घटना 14 सितंबर की है। विधायक शराब के नशे में तिरुवनंतपुरम स्थित उसके आवास पर आए और साथ चलने को कहा। जब उसने मना किया तो उसे बुरी तरह से पीटा और विधायक के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल टीचर पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे कहा कि कार में ले जाने के दौरान भी पेरम्बवूर से कांग्रेस विधायक कुन्नापिल्ली ने उसे मारा। जब लोगों ने ऐसा करते देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई तो विधायक ने कहा कि महिला उसकी पत्नी है और वो उसे लेकर चला गया। महिला का कहना है कि पिटाई के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। खबरों के अनुसार कांग्रेस विधायक से महिला की जान पहचान साल 2016 के चुनाव से 1 साल पहले हुई थी। वह अपने एक दोस्त के जरिए विधायक से मिली थी। पीड़िता की दोस्त विधायक के पास नौकरी करती थी। महिला ने बताया कि इस जुलाई से विधायक के साथ उसकी नजदीकी बढ़ी थी। उसके बाद विधायक उसे कई जगह अपने साथ ले गया और उसे प्रताड़ित भी किया। हालांकि यौन शोषण के सवाल पर महिला ने मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला और कहा कि उसने कोर्ट के सामने धारा 164 के तहत अपने बयान में सारी जानकारी दर्ज करवा दी है। पीड़िता ने कहा कि घटना के बाद उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मामला एमएलए का होने की वजह से शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस मामले में पुलिस कमिश्नर से लेकर अन्य थानों तक दौड़ाया जाता रहा। महिला ने यह आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वह कन्याकुमारी चली गई और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसके दोस्त ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने उससे खोज निकाला और उसने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। वहीं महिला का ये कहना है कि मामला जब सार्वजनिक हुआ तो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जाने लगी। उसने कहा कि यहाँ तक कि उसकी पहचान और पता का भी खुलासा कर दिया गया। महिला का यह आरोप है कि उसे कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह कांग्रेस विधायक एल्दोस कुन्नापिल्ली के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। बहरहाल ये मामला सामने आने के बाद केरल कांग्रेस और वहां की पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहां तो के चंद्रशेखर राव टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद पीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि तेलंगाना की गद्दी बचाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। वजह तेलंगाना में तेजी से बढ़ता बीजेपी का ग्राफ है और एक के बाद एक नेताओं का इस्तीफा। केसीआर को ताजा झटका तब लगा जब पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अपना त्याग पत्र भेजा। माना जा रहा है कि बूरा नरसैया गौड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में शामिल होने के लिए किसी का भी स्वागत है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने ट्विटर का सहारा लिया और नरसैया गौड़ की प्रशंसा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिसने कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, भूमि हथियाने या अपराधों के लिए प्रसिद्ध नहीं था और शराबी नहीं था। उन्होंने बूरा नरसैया गौड़ को एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, एक वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताया। माना जा रहा है कि मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए गौड़ को टीआरएस से टिकट मिलने की उम्मीद थी। वह कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारने के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के फैसले से नाखुश थे। नरसैया गौड़ तेलंगाना के प्रमुख ताड़ी टप्पर समुदाय से आते हैं। यह समुदाय मुनुगोड़े उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
गौड़ के समर्थक शुरू में अपर कास्ट उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को मैदान में उतारने के पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ थे। मुनगोड़े सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के 2 अगस्त को विधायकी से इस्तीफा देने के बाद मुनगोड़े में उपचुनाव जरूरी हो गया था। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और मुनगोड़े से उसके टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में पलवई सरवंती को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूरे राज्य में विजया सम्मेलन का आयोजन कर रही है, लेकिन इसके साथ ही टीएमसी की आपसी कलह अपने चरम पर जा पहुंची है। असल में जब से ममता बनर्जी सरकार के घोटाले उजागर होने लगे हैं और एक के बाद एक नेता गिरफ्तार होने लगे हैं, टीएमसी में आंतरिक संघर्ष तेज होने लगा है। उत्तर कोलकाता के लोकसभा के सांसद सुदीप बनर्जी तापस रॉय पर हमलावर हैं। वजह ये कि तापस रॉय ने सुदीप बनर्जी को बीजेपी का एजेंट बता दिया और कहा कि वे बीजेपी नेता तमोघन घोष से निकटता है। तापस रॉय के इस बयान से नाराज सुदीप बनर्जी ने कहा कि हाथी चले बाजार। इस बार जवाब में तापस रॉय ने सुदीप बनर्जी की तुलना सफेद हाथी से कर दी। विधायक तापस द्वारा पार्टी सांसद सुदीप बनर्जी के खिलाफ मुंह खोलने के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। पार्टी के सांसद और विधायक लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। तमोघन घोष को उत्तर कोलकाता भाजपा अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तमोघन तृणमूल में रहने के दौरान सुदीप के करीबी के रूप में जाने जाते थे। तापस रॉय ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान तमोघन के घर की पूजा में सुदीप बनर्जी की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि सुदीप बनर्जी के कहने पर तमोघन को उत्तर कोलकाता भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था। तापस रॉय के आरोप के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने शुरू में चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन बाद में तापस रॉय पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथी चले बाजार। उन्होंने कहा कि वह संसद में पीएम मोदी के साथ बैठते हैं और सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी उनके सामने होते हैं। इस तरह से सुदीप बनर्जी ने तापस रॉय के आरोप को खारिज कर दिया। इसी बीच राजार हाट न्यू टाउन में आयोजित विजया सम्मेलन में स्थानीय विधायक होने के नाते आमंत्रित नहीं करने को लेकर तृणमूल नेता तापस चटर्जी काफी क्षुब्ध हैं। उन्होंने कहा कि न्यू टाउन में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उन्हें क्यों दूर रखा गया। ये न केवल मेरा बल्कि न्यू टाउन के लोगों का भी अपमान है। ये आक्रोश अभी थमा भी नहीं था कि पूर्व मेदिनीपुर के भगवानपुर में विजया सम्मेलन करने पहुंचे तृणमूल नेता कृणाल घोष और सोहम चक्रवर्ती को अपने ही दल के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। विजया सम्मेलन कार्ड पर एगरा के विधायक तरुण माइती का नाम नहीं था। इसे लेकर उनके समर्थक नाराज हो गए और नेताओं के सामने ही हंगामा करने लगे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में तृणमूल में गुटबाजी और तेज हो जाएगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ अक्सर जहर उगलते रहते हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई भी कई मौकों पर हिंदुओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर चुके हैं। और अगर मालिक ही बदजुबान हो तो भला नौकर कैसे सलीके की भाषा में बात कर सकता है। AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। शौकत अली ने हिंदुओं के प्रति बेहद घृणास्पद बयान देते हुए कहा कि हिंदू 3 महिलाओं से शादी करते हैं तो वे रखेल बन जाती हैं। शौकत अली ने यूपी में एक रैली में बोलते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमने 3 शादियां की हैं, 2 शादियां होने पर भी हम समाज में दोनों पत्नियों को सम्मान देते हैं, लेकिन हिंदू 1 से शादी करते हैं और 3 रखेल रखते हैं। उनके इस बयान के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही बीजेपी भी इस बयान के विरोध में उतर आई है। वहीं ओवैसी के करीबियों में शामिल शौकत अली ने आगे कहा कि हिंदू न तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और न ही रखेलों का। अगर हमारी 2 शादियां होती हैं तो हम उन्हें सम्मान के साथ रखते हैं और हमारे बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में होते हैं। यही नहीं, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को लेकर भी शौकत अली ने जहर उगला। उन्होंने कहा, हिंदुत्व ये तय नहीं करेगा कि देश में कौन क्या पहनेगा, ये संविधान तय करेगा। उन्होंने कहा कि हिजाब के नाम पर भाजपा देश तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि नेता भाजपा के इशारे पर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। मदरसा, मॉब लिंचिंग, वक्फ और हिजाब जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिमों को निशाना बनाना आसान है। जब भाजपा कमजोर होती है तो मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को उठाती है। गौरतलब है कि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा किला में एक रैली को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेंगी
और जिसे पसंद है वह बिकनी पहने। ओवैसी ने कहा था कि भारत के लोग कहते हैं कि मुस्लिम छोटे बच्चों को हिजाब पहनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या हम वाकई अपनी लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं? हमारी बेटियों को हिजाब पहनने दो, अगर तुम चाहो तो अपनी को बिकनी पहना लो। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी और खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर आरोपों के तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोयला में 25 रुपए प्रति टन लिए जाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने रडार पर लिया। रमन सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि बेल पर मुखिया अब बेलगाम हो गया, चंद पैसों के लिए भ्रष्ट अधिकारियों का गुलाम हो गया। ये लो भूपेश बघेल 25 रुपए प्रति टन का साक्ष्य, आगे की कार्यवाही के लिए तैयार कर लें, साथ ही अब माफी भी मांग लीजिए। सारे नाम सामने आएंगे, सारे भ्रष्टाचार उजागर होंगे, सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। रमन सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारियों के घरों में ईडी जाकर छापा मारेगा। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं साल भर से बोल रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल सोनिया गांधी का एटीएम है। प्रदेश में अवैध वसूली हो रही है। 25 रुपए प्रति टन कोयले के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रही है। कई हजार करोड़ रुपए की वसूली और अवैध धंधे, कोरबा का होटल, पान का ठेला, चाय की दुकान, वहां का चपरासी और कलेक्टर सब जानते हैं पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। भूपेश बघेल ने कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी का एटीएम कहा है। कोयले में प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगाया है। वे इसे प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। किस जनधन योजना से इतने गुना आपकी संपत्ति बढ़ गई? जवाब देने की हिम्मत दिखाइए। केंद्र सरकार और भाजपा सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही हैं और रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि किसके घर में क्या मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाना घोटाला, पनामा पेपर, चिटफंड घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला पर हमला बोलते हुए ईडी द्वारा जांच नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। ईडी का कहना है कि तलाशी और जांच के दौरान लक्ष्मीकांत तिवारी के पास से 1.5 करोड़ की नकदी बरामद हुई और उसने स्वीकार किया कि वह रोजाना वसूली से 1 से 2 करोड़ रुपए का कारोबार करता था। इस रैकेट में कोयले के बड़े कारोबारी सुनील कुमार अग्रवाल सूर्यकांत तिवारी का बिजनेस पार्टनर है। समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और करीब 4 किलो सोने के आभूषण पाए गए। ईडी के मुताबिक आरोपी एक घोटाले का हिस्सा हैं, जिसमें कथित तौर पर 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही थी। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध वसूली का इस्तेमाल बेनामी संपत्ति में निवेश करने, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने और राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए किया जाता था। The report, News of India.